हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन यानी अभिक्रिया की क्रियाविधि चैप्टर के तहत रिएक्शन इंटरमीडिएट या क्रिया के मध्यवर्ती का अध्ययन करेंगे। जैसा कि आपको जानते हैं कि अधिकतर रिएक्शंस कई स्टेप्स या पदों में होती हैं। उन पदों में कई मध्यवर्ती बनते हैं। तो आज हम स्टडी करेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शंस इंटरमीडिएट। ये 6 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट कार्बोकेटाइन, सेकंड कार्ब एनाइन, थर्ड फ्री रेडिकल या मुक्त मूलक, फोर्थ कार्बीन, फिफ्थ नाइट्रीन एंड सिक्स्थ बेंजाइन या एराइन। पहले 3 यानी कार्बोकेटाइन, कार्ब एनाइन व फ्री रेडिकल को आप 12th में भी पढ़ चुके होंगे और पूर्व वीडियोस में भी हमने इसके बारे में बताया है। तो आज हम लेंगे कार्बीन, नाइट्रीन और बेंजाइन। तो सबसे पहले हम लेते हैं कार्बीन। इसमें कार्बन पर 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कार्बन का अष्टक अपूर्ण या ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है और इनकम्प्लीट होता है, अतः यह इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट या इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीशीज होती है। सिंपलेस्ट कार्बीन को यहां दिखाया गया है। दिस इज द सिंपलेस्ट कार्बीन। यह न्यूट्रल स्पीशीज होती हैं, यानी उदासीन। अब कैसे पता लगेगा? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट भी है लेकिन न्यूट्रल भी है। इसे हम फॉर्मल चार्ज या औपचारिक आवेश से कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर्मल चार्ज इक्वल्स टू होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स प्लस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो कार्बन पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 4। टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स इसमें देखिए कितने हैं? 1 और 1 2, तो ये हो जाएगा 2। और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? इसमें दिखाया गया है 1 एंड 2, तो ये 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसलिए ये हो जाएगा 0। क्योंकि इसमें अष्टक इनकम्प्लीट है, इसलिए यह इलेक्ट्रोफाइल यानी इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज की तरह काम करती है और इन 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से 2 कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं। टाइप्स ऑफ कार्बीन, यह 2 प्रकार की होती हैं। सिंगलेट कार्बीन या एकक कार्बीन और ट्रिपलेट कार्बीन या त्रिक कार्बीन। सिंगलेट कार्बीन sp2 हाइब्रिड स्टेट में होती है। sp2 हाइब्रिड स्टेट का मतलब है उसमें 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे और एक अनहाइब्रिडाइज्ड pz ऑर्बिटल होगा। तो ये देखिए 2 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल से तो ये पहले ही बॉन्ड बनाया हुआ है और जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं वो दोनों sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में होते हैं और pz ऑर्बिटल वैकेंट होता है। जबकि ट्रिपलेट कार्बीन में यह 2 प्रकार की हो सकती हैं। sp2 हाइब्रिड हो सकती है या sp हाइब्रिड हो सकती है। sp2 हाइब्रिड में एक इलेक्ट्रॉन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में होगा और एक अनहाइब्रिडाइज्ड pz ऑर्बिटल में होगा। जबकि sp हाइब्रिड स्टेट में ये लीनियर मॉलिक्यूल होगा और इसमें एक इलेक्ट्रॉन अनहाइब्रिडाइज्ड py में और एक अनहाइब्रिडाइज्ड pz ऑर्बिटल में होता है। अब बात आती है इन्हें हम सिंगलेट या ट्रिपलेट ही क्यों कहते हैं? इसको हम स्पिन स्टेट से कैलकुलेट कर सकते हैं। स्पिन स्टेट इक्वल्स टू 2s + 1, जहां s स्पिन क्वांटम नंबर का सम या जोड़ होता है। जैसा कि आप देखिए इसमें एक क्लॉकवाइज है और एक एंटी क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज का स्पिन क्वांटम नंबर होगा +½ और एंटी क्लॉकवाइज का स्पिन क्वांटम नंबर होगा -½ तो यहां लिखा हुआ है +½ -½ ये दोनों 0 हो जाएगा, यानी ये पूरा 0 हो जाएगा और ये बच रहेगा +1, यानी +1 मतलब सिंगलेट। यहां देखिए इसमें दोनों क्लॉकवाइज दिखाए हुए हैं, तो ये हो जाएगा स्पिन क्वांटम नंबर +½ और +½ +½ मिलकर क्या हो गया? 1, तो ये हो जाएगा 2 + 1 = 3, इसलिए इसे हम कहते हैं ट्रिपलेट कार्बीन। इसमें एक और मुख्य अंतर होता है, सिंगलेट कार्बीन स्टीरियो सेलेक्टिव होती हैं और लेस स्टेबल होती हैं और ट्रिपलेट कार्बीन स्टीरियो सेलेक्टिव नहीं होती, यह अधिक स्थायी होती है। इसका क्या मतलब है
कि यदि हम सिस एल्कीन लेंगे तो प्रोडक्ट भी सिस होगा, और हम ट्रांस एल्कीन लेंगे तो प्रोडक्ट भी ट्रांस होगा। जबकि ट्रिपलेट के केस में चाहे हम सिस एल्कीन लें या ट्रांस एल्कीन लें, प्रोडक्ट ट्रांस और सिस का मिक्सचर होता है। ये देखिए, ये सिंगलेट कार्बीन है, इसमें एक क्लॉकवाइज है, एक एंटी क्लॉकवाइज है। ये बॉन्ड हमेशा क्या होगा, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन के ओवरलैपिंग से बनेगा। तो ये देखिए, ये वाला क्लॉकवाइज है तो ये एंटी क्लॉकवाइज से जुड़ेगा, और ये एंटी क्लॉकवाइज है तो ये क्लॉकवाइज से जुड़ेगा, और इस प्रकार ये स्टीरियो सेलेक्टिव होती है। लेकिन यहां देखिए, यहां तो एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज होगा, और यहां क्या है, दोनों क्लॉकवाइज हैं। तो क्लॉकवाइज तो एंटी क्लॉकवाइज से जुड़ जाएगा, और उसके पश्चात ये सिंगल बॉन्ड रह गया। और आप जानते हैं कि सिंगल बॉन्ड के अलोंग फ्री रोटेशन या मुक्त घूर्णन होता है। तो ये क्या करेगा, घूम जाएगा तो ये वाली स्पीशीज बन जाएगी, यानी यहाँ R ऊपर है और यहाँ H ऊपर है, तो ये घूम गया। तो अब इन दोनों का जो डायरेक्शन है वो अपोजिट हो गया, अब ये बॉन्ड बना देंगे। तो इस तरह से ये ट्रांस प्रोडक्ट बनेगा, और यदि ये रोटेशन नहीं होता तो सिस प्रोडक्ट बनेगा। तो इस प्रकार ट्रिपलेट के केस में सिस और ट्रांस दोनों का मिक्सचर प्राप्त होता है। अब हम लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ कार्बीन। पहला है बाय डिकम्पोजिशन ऑफ डाइजोमीथेन, डाइजोमीथेन के विघटन द्वारा। तो ये डाइजोमीथेन है, डाई एजो मीन्स दो नाइट्रोजन, यानी मीथेन में से दो हाइड्रोजन हटकर दो नाइट्रोजन लगे हैं, इसलिए इसका नाम हो गया डाइजोमीथेन। तो ये मिथीन कार्बीन बन गई और नाइट्रोजन अलग हो गया। सेकेंड इज बाय अल्फा एलिमिनेशन, यह रीमन टीमर अभिक्रिया में पाया जाता है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे अल्फा एलिमिनेशन क्या होता है। यदि एक ही मॉलिक्यूल से, एक ही एटम से दो एटम अलग हो जाएं, दो आयंस अलग हो जाएं, तो हम उसे अल्फा एलिमिनेशन कहते हैं। जैसे CHCl3, इसमें से एक H और एक Cl हटकर बना है डाइक्लोरोकार्बीन, तो इसे हम कहेंगे अल्फा एलिमिनेशन। और ये दो पदों में होता है, CHCl3 OH-, सबसे पहले प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट होगा, बनेगा CCl3-, और इस CCl3 से Cl- हट गया तो ये बन गया CCl2 यानी डाइक्लोरोकार्बीन। यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हमेशा चाहे हम किसी भी मेथड से ये बनाएं, ये सिंगलेट कार्बीन ही प्राप्त होती है। ये सिंगलेट कार्बीन यदि अपने आप को किसी तरह से स्थायी कर पाती है तो वो सिंगलेट कार्बीन के रूप में ही रहती है, अन्यथा वो ट्रिपलेट कार्बीन में परिवर्तित हो जाती है। जैसे कार्बीन विच कैन स्टेबलाइज इटसेल्फ रिमेन इन द सिंगलेट फॉर्म, ये डाइक्लोरोकार्बीन है, यह अपने को बैक बॉन्डिंग द्वारा स्टेबलाइज कर लेती है। ये जिसके पास भी इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे, यानी कार्बन के पास जो भी एटम जुड़ा हुआ है उसके पास यदि इलेक्ट्रॉन पेयर है तो उसमें बैक बॉन्डिंग संभव है। जैसे यहाँ पर क्लोरीन है, तो यह इधर से ये बॉन्ड बना देगी और इस तरह से संरचना बन जाएगी, यानी यह बैक बॉन्डिंग द्वारा अपने को स्टेबलाइज कर लेती है, अतः यह सिंगलेट फॉर्म में ही रहेगी। लेकिन इसमें देखिए मिथीन कार्बीन में इसमें बैक बॉन्डिंग संभव नहीं है, अतः यह ट्रिपलेट कार्बीन में परिवर्तित हो जाती है। ट्रिपलेट का मतलब क्या है, जो दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं वो अलग अलग ऑर्बिटल में रहेंगे। ये देखिए दोनों सिमिलर डायरेक्शन है, अलग अलग ऑर्बिटल में रहेंगे। नाउ रिएक्शंस ऑफ कार्बीन, तो सबसे पहली है साइक्लो एडिशन ऑन एल्कीन, ये हम पहले भी देख चुके हैं। ये डबल बॉन्ड ओपन होगा और ये दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से ये दोनों बॉन्ड्स बन जाएंगे, दो कोवेलेंट बॉन्ड्स। नेक्स्ट इज एक्सपेंशन ऑफ रिंग, यानी वलय का बढ़ना, वलय का विस्तार। तो ये 6 मेंबर्ड बेंजीन रिंग है, इससे ये क्या बन गई, 7 मेंबर्ड रिंग बन गई। ये है बुकनर एसिड एस्टर। यहां ध्यान दें, ये जो H और CO C2H5 है, बुक्स में कई जगह गलत लिखा हुआ है, ये इसी जगह लगेगा
इस जगह नहीं। थर्ड इज इंसर्शन ऑफ कार्बीन इन CH बॉन्ड ऑफ एल्केन। वैसे इस सिग्मा बॉन्ड में इंसर्शन मुश्किल होता है क्योंकि सिग्मा बॉन्ड स्टेबल होता है, लेकिन क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज हैं तो ये कहीं ना कहीं से अपने को स्टेबलाइज करने में लगी रहती हैं, या हम कहें अष्टक पूर्ण करने में लगी रहती हैं, इसलिए ये इसके साथ ये रिएक्शन संभव है। तो देखिए इस बॉन्ड के बीच में ये जो कार्बीन है इंसर्ट हो गई। अब नेक्स्ट रिएक्टिव इंटरमीडिएट है नाइट्रीन। इसमें भी नाइट्रोजन पर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी नाइट्रोजन का अष्टक अपूर्ण होता है। अपूर्ण होता है इसलिए यह इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट या इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीशीज होती है। यह न्यूट्रल होती हैं। इसको हम फॉर्मल चार्ज से फिर से कैलकुलेट कर सकते हैं। यह है वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस टोटल नंबर ऑफ द बॉन्ड्स प्लस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो नाइट्रोजन में बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 5। और टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड आप देखिए इसमें कितने हैं? केवल एक बॉन्ड है, एक कोवेलेंट बॉन्ड है, इसलिए यहाँ 1 लिखा जाएगा। और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2 और 2 4, यानी यहाँ 4 लिख दिया, अतः यह हो गया 0, यानी यह न्यूट्रल स्पीशीज होगी। और क्योंकि इसका अष्टक अपूर्ण है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स कम है, अतः यह इलेक्ट्रॉन लविंग होता है। यह स्पीशीज कार्बीन से भी अधिक उत्तम इलेक्ट्रोफाइल या बेटर इलेक्ट्रोफाइल होती है। इसके भी 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से 2 कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं। नाइट्रीन के 2 प्रकार भी होते हैं कार्बीन की तरह, सिंगलेट नाइट्रीन और ट्रिपलेट नाइट्रीन। सिंगलेट नाइट्रीन sp2 हाइब्रिड स्टेज में होती है। ये देखिए एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ये रहा, एक इसमें ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और इस sp2 ऑर्बिटल में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, pz ऑर्बिटल वैकेंट रहता है। ट्रिपलेट नाइट्रीन sp हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में होती है, तो ये लीनियर होगी। इस sp हाइब्रिड ऑर्बिटल में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन का, और जो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो एक py में और एक pz में होता है। स्पिन स्टेट हम कार्बीन की तरह ही कैलकुलेट कर सकते हैं, 2s+1 प्लस हाफ माइनस हाफ, तो इसका 1 आ जाएगा, इसलिए इसे सिंगलेट कहते हैं। और इसका प्लस हाफ होगा तो 3 आएगा, इसलिए इसको ट्रिपलेट कार्बीन कहते हैं। लेकिन कार्बीन के विपरीत नाइट्रीन 99% ट्रिपलेट स्टेट में ही रहती है। ट्रिपलेट नाइट्रीन सिंगलेट नाइट्रीन की तुलना में अधिक स्थायी होती है। नाउ फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रीन। नाइट्रीन को हम 3 विधियों द्वारा बना सकते हैं। पहला थर्मोलिसिस यानी तापीय अपघटन, लिसिस माने अपघटन, थर्मो मीन्स ताप, यानी ताप द्वारा अपघटन, जैसे एल्किल एजाइड। तो यहां पर हीट का साइन रह गया है, यदि हम इसे गर्म करें तो एल्किल नाइट्रीन प्राप्त हो जाएगी प्लस N2। फोटोलिसिस यानी प्रकाश अपघटन, प्रकाश की उपस्थिति में अपघटन, जैसे एल्किल आइसोसाइनेट, इससे बनेगा एल्किल नाइट्रीन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट इज बेस कैटालाइज्ड एल्फा एलिमिनेशन। जैसा कि हमने पहले ही बताया है, एल्फा एलिमिनेशन मींस एक ही मॉलिक्यूल से 2 एटम एक ही साथ निकलेंगे। जैसे ये देखिए नाइट्रोजन से इधर H+ निकलेगा और यहां से X- निकलेगा, तो ये H+ बेस से जुड़ गया तो बना दिया H2O, और ये X- के रूप में निकल गया और इस प्रकार बन गया एल्किल नाइट्रीन। नाउ कम्स रिएक्शंस ऑफ नाइट्रीन। नाइट्रीन कार्बीन की तरह ही साइक्लो एडिशन व इंसर्शन रिएक्शन देता है। सेकेंड इज डाइमराइजेशन, जैसे बेंजाइल नाइट्रीन। हमने बताया है कि 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से 2 बॉन्ड बनते हैं, तो ये देखिए ये 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो यहां 2 बॉन्ड बन गए और बना दिया एजोबेंजीन। अब नेक्स्ट इंटरमीडिएट है
बेंजाइन, जैसा कि नाम से पता लग रहा है, बेंजीन और आइन यानी बेंजीन में ट्रिपल बॉन्ड, यानी हम कह सकते हैं एरोमेटिक कंपाउंड हैविंग ट्रिपल बॉन्ड इज नोन एज बेंजाइन, इसे हम एराइन भी कहते हैं। और एक और इसका नाम है डिहाइड्रोबेंजीन, यानी बेंजीन में देखो हर कार्बन पर हाइड्रोजन होते हैं, तो ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन हम हटा दें तो डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो दो हाइड्रोजन हट गए, इसलिए हम इसे कहते हैं डिहाइड्रोबेंजीन। यह इंटरमीडिएट एलिमिनेशन एडिशन यानी विलोपन योगात्मक अभिक्रिया में पाया जाता है। यह हाईली अनस्टेबल, बहुत अस्थायी होता है और इसका ये वाला जो बॉन्ड है बहुत आसानी से टूट जाता है। ये वाला जो पाई बॉन्ड है इसे हम प्रॉपर पाई बॉन्ड नहीं कहते, इसे क्या कहते हैं, पाई लाइक बॉन्ड, यानी पाई जैसा बंध होता है और यह बहुत ही पुअर ओवरलैपिंग यानी बहुत ही कम अतिव्यापन से बना हुआ होता है। अब बात यह आती है कि इसे पाई लाइक बॉन्ड क्यों कहते हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा कि दोनों जो पाई बॉन्ड्स हैं वो किससे बनते हैं, या तो पीवाई पीवाई की ओवरलैपिंग हो या पीजेड पीजेड की ओवरलैपिंग से हो। लेकिन यहां पर आप देखिए कि ये वाला जो ऑर्बिटल है वो कौन सा है, sp2। क्यों, क्योंकि कार्बन इस बेंजीन में क्या होता है, sp2 हाइब्रिड स्टेट में होता है। तो प्रत्येक कार्बन के पास 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे और एक pz ऑर्बिटल होगा। इस pz ऑर्बिटल ने तो ओवरलैपिंग करके क्या बना दिया, एरोमेटिक पाई बॉन्ड बना दिया, ठीक है। और एक ये एस, जैसे ये कार्बन ले तो इसने एक ये बॉन्ड बना दिया, एक ये बॉन्ड बना दिया। अब ये वाला कौन सा बॉन्ड बच गया, sp2। इसी तरह से इसमें ये वाला कौन सा बॉन्ड बचा, sp2 ऑर्बिटल। तो यहां किस चीज की ओवरलैपिंग होगी, sp2 ओवरलैपिंग होगी और ये इनकी इससे न्यू बॉन्ड बनाते हैं और इनकी ओवरलैपिंग बहुत कम होती है, इसलिए यह हाईली अनस्टेबल होता है। अब हम लेंगे बेंजाइन की रिएक्शंस और फॉर्मेशन। तो पहले फॉर्मेशन लेते हैं, जैसे ये है ब्रोमोबेंजीन, इस पर हम NH2 माइनस यानी कोई न्यूक्लियोफाइल का अटैक करें तो प्रोटॉन यहां से हटेगा, इससे जुड़ जाएगा, ये क्या बनाएगा NH3, और Br माइनस यहां से ये निकला तो इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, बॉन्ड, और ये बन गया बेंजाइन। नेक्स्ट इज थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ एंथ्रानिलिक एसिड। ये एंथ्रानिलिक एसिड है, इस पर हमने NaNO2 और HCl का अटैक किया, मींस क्या किया हमने, डाइजोटाइजेशन। तो ये हमारा डाइजोनियम आयन बन गया। इसको हम यदि हीट करें तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया और N2 यहां से निकल गया और इन दोनों के बीच में बन गया डबल बॉन्ड यानी बेंजाइन। अब हम लेंगे इसकी रिएक्शंस। सबसे पहली है डाइमराइजेशन या ध्रुवीकरण। ये बॉन्ड ओपन होगा, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनाएगा, और ये बॉन्ड ओपन होगा, इन दोनों कार्बन्स के बीच में बॉन्ड बनाएगा। तो इस तरह से इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन गया और इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन गया और बन गया बाइफिनाइलिन। अब आता है एडिशन ऑन न्यूक्लियोफाइल। हमने यह लिया है क्लोरोबेंजीन, अटैक किया है न्यूक्लियोफाइल यानी NH2 माइनस का। NH2 माइनस यहां से सबसे पहले प्रोटॉन लेगा, ये बॉन्ड इन दोनों कार्बन के बीच में चला जाएगा और Cl माइनस निकल गया, बन गया बेंजाइन। अब इस बेंजाइन पर NH2 माइनस का अटैक करेंगे तो एनिलीन बन जाएगा और OH माइनस का अटैक होगा तो फिनॉल बन जाएगा। यहां मैं एक बात और बताना चाहूंगी, ये OH माइनस किसका पार्ट है, जैसे सपोज हम लेते हैं NaOH और ये हम लेते हैं NaNH2, यानी NaOH मीन्स सोडियम हाइड्रोक्साइड और NaNH2 मीन्स सोडामाइड। क्या आप बता सकते हैं इन दोनों में स्ट्रॉन्गर बेस कौन सा होगा, NaNH2 या NaOH? ज्यादातर विद्यार्थियों का यह कहना होता है कि NaOH इज स्ट्रॉन्गर बेस, लेकिन यह गलत है। सोडामाइड इज स्ट्रॉन्गर बेस। क्यों, क्योंकि इसमें जो डोनेटिंग एटम है वो ऑक्सीजन है और इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एटम कौन सा है, नाइट्रोजन। तो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसलिए उसमें देने की क्षमता इतनी नहीं होती जितनी कि नाइट्रोजन में। अतः
NH2 बेटर न्यूक्लियोफाइल होता है। पहली बात। अब दूसरी बात ये आती है कि ये जो NH2 है, ये जहां से Cl हटा है वहीं जुड़ सकता है या उसके बगल वाले कार्बन पर जुड़ सकता है। यहां तो हम ये नहीं सिद्ध कर सकते क्योंकि कुछ पता नहीं लग रहा है, तो हम इसे यहां सिद्ध करेंगे एक और एविडेंस यानी प्रमाण द्वारा। सपोज हम CF3Cl यहां पर दो ग्रुप्स लगे हुए हैं, इस पर यदि हम NH2 का अटैक करते हैं तो NH2 वहां नहीं जुड़ता जहां Cl लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि पहले ये एक इस प्रकार से बेंजाइन बनाता है, अब इस बेंजाइन पर NH2- का अटैक होता है, तो NH2- कहां जुड़ेगा? जहां पर प्लस चार्ज होगा। तो सपोज यहां पर प्लस चार्ज है तो यहां जुड़ गया NH2 और बगल वाले कार्बन पर कैसा आ गया? नेगेटिव चार्ज। या ये ऐसा हो सकता है कि यहां पर पॉजिटिव चार्ज हो तो NH2 यहां जुड़ गया और नेगेटिव चार्ज यहां आ गया। इन दोनों एनाइंस में ये वाला एनाइन अधिक स्थायी होता है। क्यों होता है स्थायी? क्योंकि ये एक इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है। CF3 इज ए इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप और यहाँ माइनस चार्ज है, तो ये दोनों अपने को एक बार स्टेबलाइज कर लेते हैं, जबकि ये स्टेबलाइजेशन इस वाले एनाइन में संभव नहीं है। अतः यह ज्यादा बनता है और ये बनेगा। अब इस पर प्रोटॉन का एडिशन होना है। प्रोटॉन का एडिशन कैसे होगा? NH3 से। खाली H+ नहीं जुड़ेगा। हमेशा बेसिक मीडियम में प्रोटॉन डायरेक्टली नहीं जुड़ता है, वो किसी ना किसी द्वारा दिया जाता है। जैसे इसमें NH3 प्रोटॉन इसको देगा और स्वयं NH2- में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार यहां NH2 हमेशा पड़ोसी कार्बन पर जुड़ता है, उस कार्बन पर नहीं जुड़ता जहां से ये Cl या जो ग्रुप हटा है, लीविंग ग्रुप हटा है, उस जगह नहीं जुड़ता, उसके पड़ोस वाले कार्बन पर जुड़ता है।